हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज अपन चर्चा करेंगे इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी का एक इम्पोर्टेंट सिद्धांत है। सिद्धांत का नाम है लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, जो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दी गई है, जिसे अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत भी कहते हैं। अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत इकोनॉमिक ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी में भी पढ़ते हैं और सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है। नेट जीआरएफ की बात करें, सेट की एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर, विशेष तौर से जो ग्रेड फर्स्ट व्याख्याता भर्ती परीक्षा है उसके संदर्भ में ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे पीजी वाले सिलेबस में इकोनॉमिक ज्योग्राफी है, उसके अंदर स्पेशल लिख रखा है अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत, लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी। पिछली भर्ती परीक्षाओं में इससे संबंधित बहुत क्वेश्चन भी आए हैं, 2, 3, 1 हर बार क्वेश्चन आया है। तो आने वाली जो भर्ती परीक्षा है उसमें भी आपको यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे और आज आपके जो डाउट हैं बहुत दिनों से वो भी क्लियर हो जाएंगे। आइसोडोपेन आइसोटिम में सर्वसुलभ क्या है, स्थानीयकरण भार क्या है, शुद्ध कच्चा माल क्या होता है, अशुद्ध कच्चा माल क्या होता है, कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, इसके कौन सिद्धांत की क्या क्या मान्यताएं हैं, क्या क्या इसकी आलोचना हुई है ना, सारी चीजों का अपन विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। तो सभी को एक बार पुनः नमस्कार। जो मेरा पहली बार यूट्यूब पे चैनल देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं या ये क्लास देख रहे हैं, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो और लाइक भी किया करो। क्लास होने के बाद में कमेंट्स बॉक्स में जाके बताया भी करो और कोई कमी हो तो वो भी बताया करो। तो स्टार्ट करते हैं अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। देखो, इसको लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी भी कहते हैं। लिस्ट कॉस्ट यानी न्यूनतम लागत बोलते हैं, लिस्ट कॉस्ट न्यूनतम लागत, है ना, न्यूनतम लागत। अब देखो, जो अल्फ्रेड वेबर है उसने ये समझाने का प्रयास किया कि कोई इंडस्ट्री है, कोई उद्योग है, तो आप देखेंगे उसके लिए कच्चा माल चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए। रॉ मटेरियल की परिवहन लागत यानी कच्चे माल को एकत्रित करना, वो फैक्ट्री में आएगा, सामान बनेगा, उससे उत्पादन होगा उससे, और उस तैयार माल को मार्केट तक पहुंचाना। ये उसका इस थ्योरी के माध्यम से समझाना चाहता है। कच्चे माल को एकत्रित करना, तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना, उसके लिए ये बात करता है कि न्यूनतम लागत किस स्थिति के अंदर बनती है। बाद में ये अपने जो विचार थे उससे इसने बदलाव भी किए, जिसको प्रथम विचलन बोलते हैं, श्रम लागत, द्वितीय विचलन, समूहीकरण, एकत्रीकरण की बात करता है। सारी चीजें विस्तृत रूप से पढ़ेंगे, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना है। एक और चीज ध्यान रखना है, अल्फ्रेड वेबर से पहले भी लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी के बारे में एक जर्मन विद्वान था, जर्मन विद्वान ने बताया है, ठीक है, विलियम लानहार्ट ने बताया है, विलियम लानहार्ट ने, है ना, उसने बताया है। वो अल्पतम व्यय लागत की बात करता है, लेकिन इसको विस्तृत रूप से जो व्याख्या की वो अल्फ्रेड वेबर के द्वारा की गई है, वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज पढ़ते हैं लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी। देखो, बहुत ही सही तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगे तो लाइक भी करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना और कमेंट्स बॉक्स में जाके कमेंट भी लिखना है। औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत है। औद्योगिक अवस्थिति से सिद्धांत बहुत सारे दिए गए हैं। रास्ट्रोन का सिद्धांत है, स्मिथ का सिद्धांत, अगस्त लोस्ट का है, और इसका अपन बात कर रहे हैं अल्फ्रेड वेबर का है ना। इससे पहले जर्मन विद्वान था वानहार्ट, उसने भी इसके बारे में बताया है। तो द लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, न्यूनतम लागत अवस्थिति सिद्धांत कहते हैं, लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी बोलते हैं इसको। देखो, इसका जो प्रतिपादक है गिवन बाय है, प्रतिपादक कौन है, तो इसका प्रतिपादक है अल्फ्रेड वेबर। कौन है? अल्फ्रेड वेबर है, ठीक है। कहां का है अल्फ्रेड वेबर? जर्मनी का अर्थशास्त्री। जर्मन लोगों का भूगोल में बहुत ज्यादा योगदान है, हर ब्रांच के अंदर इन लोगों का योगदान है। क्रिस्टोलर ले लीजिए, अल्फ्रेड वेबर ले लीजिए, अपना क्या नाम है, रेडजेल ले लीजिए, हम्बोल्ट ले लीजिए, रिटर ले लीजिए, बहुत ज्यादा योगदान है इन लोगों का। तो अपन बात करते हैं प्रतिपादक। तो लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी है, इसका जो प्रतिपादक है, सीधी सी बात है, अल्फ्रेड वेबर है, कोई सोचने वाली बात नहीं है, याद रखना है, अल्फ्रेड वेबर, है ना। अल्फ्रेड वेबर जर्मनी का अर्थशास्त्री है। जो ये सिद्धांत दिया गया ये 1909 में दिया गया है, ध्यान रखना। सन भी याद रखना है इसका, बहुत बार सन भी पूछ लेते हैं। अल्फ्रेड वेबर का अवस्थिति सिद्धांत, है ना, कौन से सन के अंदर दिया गया है, कई बार ये भी पूछ लेते हैं। आगे चलते हैं। इसका जो स्टडी एरिया है वो बवेरिया औद्योगिक प्रदेश है, जो दक्षिणी जर्मनी के अंदर पड़ता है। जितने भी सिद्धांत है, थ्योरीज हैं, उनके जो स्टडी एरिया है वो आप लोगों को याद रखने हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो जो इसका अध्ययन क्षेत्र है
वो क्या है, स्टडी एरिया क्या है, बवेरिया औद्योगिक प्रदेश है। कहां पे है ये, दक्षिणी जर्मनी में पड़ता है। अब देखो ये जो सिद्धांत है ना, ये जर्मन भाषा में दिया गया। कौन सी भाषा में दिया गया, जर्मन भाषा में दिया, क्योंकि ये जर्मन था, जर्मन भाषा में दिया। तो इस अल्फ्रेड वेबर ने जर्मन भाषा के अंदर लिखा उबरडन स्टैंडर्ड, उबरडन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज, है ना, याद रखना है इसको, उबरडन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज, याद रखना है, उबर डर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज, है ना, ये याद रखना है। ये जर्मन भाषा में लिखा गया है 1909 के अंदर, है ना। जब इसका अपन इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो निकल के आता है थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, है ना, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये निकल के आता है। अब ध्यान रखना है, उबर डन स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज है, ये अल्फ्रेड वेबर का लेख है, 1909 में लिखा, ठीक है, जर्मन भाषा में लिखा। जब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज निकल के आता है, द थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसका परिवर्तन किसने किया, फ्रेडरिक महोदय ने, ध्यान रखना, ये बहुत भी इंपॉर्टेंट है ना, फ्रेडरिक महोदय ने, यानी उबर डर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज का कन्वर्स इंग्लिश के अंदर ट्रांसफर किसने किया, फ्रेडरिक महोदय ने। और ये निकल के आएगा, क्या आएगा 1929 के अंदर, क्या आएगा, थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। अब इसको लीस्ट कॉस्ट क्यों कहते हैं, क्योंकि जो अल्फ्रेड वेबर का सिद्धांत है ये बताता है कि उद्योग की स्थापना वहां करनी चाहिए जहां पर न्यूनतम लागत आए। क्या है, न्यूनतम लागत। और न्यूनतम लागत का प्रमुख आधार किसको बताया है इसने, परिवहन को। किसको बताया है, परिवहन को। फिर परिवहन वाली बात से मुकर गया, इसमें संशोधन किया, श्रम लागत की बात की जिसको प्रथम विचलन कहते, श्रम लागत के आगे बात करती समूहीकरण या एकत्रीकरण जिसको द्वितीय विचलन कहते। इस कारण इसको क्या बोलते हैं, लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी, है ना। यानी उद्योग की स्थापना वहां करनी है जहां पर न्यूनतम लागत आए। और न्यूनतम लागत का प्रमुख कारण क्या बताया इसने, परिवहन लागत, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को बताया, याद रखना है। तो अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, फ्रेडरिक महोदय ने 1929 में। तो ये सिद्धांत कब दिया गया, 1909 में, अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया। उबर डर स्टैंडर्ड डर इंडस्ट्रीज, ये लेख लिखा जर्मन भाषा में, इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, फ्रेडरिक महोदय ने 1929 में किया। ये बात ही आपको याद रखनी है। अब देखो क्या कहना चाहता है अल्फ्रेड वेबर। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार किसी भी उद्योग की स्थापना के लिए प्रमुख समस्या यह है कि उस उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुएं, किसी उद्योग के लिए आवश्यक वस्तुएं क्या होंगी, प्रमुखतः आवश्यक वस्तुएं किसी उद्योग के लिए कच्चा माल होती है ना, कच्चा माल को एकत्रित करना और तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना है। मतलब ये बोलता है कि किसी भी उद्योग के लिए प्रमुख समस्या यही होती है, स्वाभाविक सी बात है, कोई भी इंडस्ट्री लगती है उसके लिए सबसे पहले उसकी लोकेशन देखी जाती है। और लोकेशन में भी देखेंगे तो कच्चा माल कहां से आएगा, तैयार माल कहां जाएगा। अब ऐसे समझाऊं मैं आपको देसी भाषा के अंदर, जैसे यूपी के अंदर गन्ना पैदा होता है, ठीक है। अब गन्ना पैदा होता है यूपी, रॉ मटेरियल गन्ना, ठीक है, यूपी के अंदर है। पश्चिमी राजस्थान में उसकी फैक्ट्री लगाओगे आप तो पहले गन्ना कहां जाएगा, पश्चिमी राजस्थान में जाएगा, है ना। तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा कितना आया, फिर तैयार माल और दूसरी जगह जाएगा। तो ये अल्फ्रेड वेबर ये कहना चाहता है कि उद्योग के सामने सबसे बड़ी ये समस्या है कि जो रॉ मटेरियल कच्चा माल है उसको एकत्रित करना और तैयार माल है उसको बाजार तक पहुंचाना, ठीक है। इसके लिए उसने प्रमुख कारण बता दिया कि जो ये परिवहन लागत है वो जो न्यूनतम होगी वो उद्योग की स्थापना के लिए आदर्श स्थिति बताई इसने सिद्धांत के अनुसार। इसी को इसने लीस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी का नाम दिया है, परिवहन लागत को इसने आधार माना है। आगे चलते हैं। अल्फ्रेड वेबर ने कच्चे माल की परिवहन लागत और तैयार माल की परिवहन लागत पर सर्वाधिक जोर दिया। इसके अलावा अल्फ्रेड वेबर ने श्रम लागत, इसको प्रथम विचलन बोलते हैं, और समूहीकरण या एकत्रीकरण पर भी जोर दिया है। अगर आपसे यह पूछा जाए अल्फ्रेड वेबर का जो लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी है या द थ्योरी ऑफ लोकेशन इंडस्ट्रीज है, इसका जो प्रमुख आधार है वो प्रमुख आधार क्या है, तो ध्यान रखना है परिवहन लागत, दूसरा बाद में श्रम लागत जिसको प्रथम विचलन बोला, है ना, बात से मुखरा ना विचलन, द्वितीय विचलन समूहीकरण या एकत्रीकरण, ये आप लोगों को याद रखनी है ना। तो प्रमुख है, परिवहन लागत को प्रमुख माना है, ये आप लोगों को याद रखना है। देखो बहुत ही अच्छी है बात है ये, सब चीजों पे आप लोग ध्यान दोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। यहां से एक दो क्वेश्चन ग्रेड फर्स्ट के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। यहां तक क्लियर बात हो गई। अब इसने बताया कि जो इंडस्ट्री होती है, उद्योग होता है, उसके 3 कारक बताए। कौन कौन से कारक मुख्यतः प्रभावित करते हैं न्यूनतम लागत के लिए, 3 कारक बताए। सबसे पहला कौन सा है, परिवहन लागत, जो इसका क्या है प्रमुख कारक है, ध्यान रखना है प्रमुख कारक है परिवहन लागत, है ना। दूसरा क्या है, श्रम लागत, जिसको क्या बोलते हैं प्रथम विचलन, याद रखने हैं ये श्रम लागत प्रथम विचलन। तीसरा कौन सा है,
एकत्रीकरण या समूहीकरण यानी द्वितीय विचलन। यानी जो पहला कारक माना इसने परिवहन लागत, ठीक है। अब परिवहन लागत एक कच्चे माल का परिवहन और एक तैयार माल का परिवहन दोनों की बात करता है ये, ठीक है। तो इसके अनुसार जहां पे परिवहन लागत न्यूनतम होगी वहां पे उद्योग लगेगा, वहां पे लिस्ट कॉस्ट आएगी, है ना। किसी भी उद्योग के लिए न्यूनतम लागत वहीं पे आएगी। तो ये प्रमुख कारण है परिवहन लागत। उसने ये बात बताया कि बहुत से ऐसे और कारक हैं, जैसे परिवहन लागत के अलावा ऐसे कई उद्योग है जिनको श्रम लागत ज्यादा प्रभावित करती है, वहां पे परिवहन लागत ज्यादा मायने नहीं रखती, तो वो श्रम लागत की बात करता है। फिर समूहीकरण, एकत्रीकरण, बहुत सारे उद्योग एक पूरा इंडस्ट्रियल जोन बना दिया जाए, इसकी बात ये करता है समूहीकरण या एकत्रीकरण की। ये बात समझ में आ गई, तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। प्रमुख कारक किसको बताया गया है? ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को, प्रथम विचलन लेबर कॉस्ट और द्वितीय विचलन एकत्रीकरण या समूहीकरण। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। आगे चलते हैं, सिद्धांत की मान्यताएं। कोई भी सिद्धांत होता है उसकी मान्यताएं हैं, कोई जरूरी नहीं है वर्तमान में लागू हो और सारी जो मान्यताएं हैं वो बिल्कुल सही हो, लेकिन थ्योरी के अनुसार याद रखनी है कि वो क्या बोलना चाहता है, सिद्धांत के अनुसार क्या बोलना चाहता है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। देखो, एकांकीय राज्य होना चाहिए, जो वान थोनेन का कर्षीय अवस्थिति का सिद्धांत है उसमें काफी मिलती जुलती मान्यताएं हैं। तो एकांकीय राज्य होना चाहिए, यानी एक ही राज्य होना चाहिए, अर्थात जिसकी जलवायु दशाएं क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। कच्चे माल स्रोतों का एवं अवस्थिति का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए, यानी जो रॉ मटेरियल है उसके बारे में पूर्ण रूप से जानकारी होनी चाहिए, कहां पे क्या है, कितनी मात्रा में है ना, उसका पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। श्रम की उपलब्धता होनी चाहिए। परिवहन लागत भार व दूरी के अनुपात में बढ़ती है, ऐसा नहीं होता है, घटती दर से बढ़ती है, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। वेबर ने एक उद्योग में एक समय में एक ही वस्तु उत्पादन की बात की कि एक उद्योग में एक ही वस्तु का उत्पादन होना चाहिए, सिद्धांत की मान्यता है ना। बाजार क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, एक मार्केट होना चाहिए, यानी दो मार्केट, एक मार्केट की बात करता है, बाद में बदल जाता है, दो मार्केट की भी बात करता है। तो बाजार क्षेत्र निश्चित होना चाहिए, लेकिन शुरुआती मान्यताएं हैं ये। अब देखो, वेबर की शब्दावली पढ़ते हैं, यहां से बहुत बार क्वेश्चन आया है, ये आप लोगों को याद रखना है। मैं अच्छी तरीके से समझाऊंगा, पूरा प्रयास करूंगा कि आप लोगों को समझ में आए। जहां से भी आप लोगों ने पढ़ा है वहां से भी अगर आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है। और आज के बाद में मैं 100% गारंटी तो नहीं देता, लेकिन बहुत कुछ आप लोगों को अच्छा सीखने को मिलेगा, है ना। वेबर की शब्दावली, ठीक है, वेबर की शब्दावली, है ना। वेबर ने कौन कौन सी शब्दावली का यूज किया है? देखो, एक होता है सर्वसुलभ कच्चा माल, सर्वसुलभ, सर्वसुलभ यानी सभी जगह उपलब्ध हो, ऐसा कच्चा माल जो सभी जगह उपलब्ध हो, या सर्वसुलभ पदार्थ बोल सकते हैं अपन, जो सभी जगह उपलब्ध हो, ठीक है, सभी जगह उपलब्ध हो। तो सर्वसुलभ कच्चा माल के आधार पर उद्योग की स्थापना मार्केट के पास में होगी। किसके पास में होगी? मार्केट के पास में होगी। जैसे सर्वसुलभ पदार्थ की बात करें, जैसे पानी हो गया, ठीक है, मिट्टी हो गई, वायु हो गई, ये सर्वसुलभ कच्चा माल है या सर्वसुलभ पदार्थ है। अब ये शहर के पास में भी होते हैं, यानी बाजार के पास में भी होते हैं, सर्वसुलभ है, सब जगह उपलब्ध है। तो ऐसी कंडीशन में जो सर्वसुलभ यदि शब्द आ जाता है तो ध्यान रखना है आपको, उद्योग की जो स्थापना होगी वो कहां पे होगी? बाजार के पास में, मार्केट के पास में। जैसे सर्वसुलभ सामान की बात करें, पदार्थ की बात करें, जैसे अपन बात करते हैं मिट्टी की बात करते हैं, मिट्टी है, वायु, जल, तो ये सभी जगह उपलब्ध है। जो सभी जगह उपलब्ध होता है उनको सर्वसुलभ कहते हैं। क्या कहते हैं? सर्वसुलभ कहते हैं। क्लियर? तो सर जो जहां पे सर्वसुलभ कच्चा माल होता है वहां पे ध्यान रखना है उद्योग की स्थापना कहां पे होगी? मार्केट में, क्योंकि मार्केट से अगर दूर करेंगे तो तैयार माल को मार्केट तक लाना पड़ेगा, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट आएगा, ठीक है। वही चीज मार्केट में भी उपलब्ध है कच्चे माल के रूप में, तो उसकी स्थापना कहां पे करेंगे? मार्केट के पास में करेंगे। न्यूनतम लागत की तो बात करता है ना, तो न्यूनतम लागत सर्वसुलभ के अंदर मार्केट के पास में आएगी, क्योंकि वो क्या है? सर्वसुलभ है ना। स्थानीय पदार्थ, कच्चा माल, यानी स्थान विशेष पर मिलने वाला जो कच्चा माल होता है उसको स्थानीय पदार्थ बोलते हैं। कच्चा माल है, स्थान विशेष पर पाए जाने वाले कच्चे माल को स्थानीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम, ये स्थानीय पदार्थ है ना, किसी स्थान विशेष पर पाए जाते हैं, सर्वत्र नहीं पाए जाते, सब जगह नहीं पाए जाते। तो ये स्थान विशेष पर पाए जाने वाले जो पदार्थ होंगे या जो मटेरियल होंगे इनको बोला गया है स्थानीयकृत या स्थानीय पदार्थ बोला गया, जैसे लोहा, तांबा और एल्यूमिनियम। अब देखो, स्थानीय पदार्थ होता है ना, वो दो प्रकार का होता है, समझने की कोशिश करना। स्थानीय पदार्थ होगा वो दो प्रकार का होगा, एक होगा शुद्ध कच्चा माल, एक होगा अशुद्ध कच्चा माल।
शुद्ध कच्चा माल, एक होगा अशुद्ध कच्चा माल। इसको ऐसे समझो कि जो शुद्ध कच्चा माल होता है ना, वो मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर, निर्माण की प्रक्रिया के अंदर जितना कच्चा माल इनपुट होता है उतना ही तैयार माल आउटपुट होता है। यानी जितना कच्चा माल होगा उतना ही तैयार माल होगा। वो पदार्थ क्या कहलाएगा, या वो माल क्या कहलाएगा, शुद्ध कच्चा माल। ठीक है, शुद्ध कच्चा माल और अशुद्ध कच्चा माल है स्थानीय पदार्थ ही, स्थान विशेष पर ही पाए जाएंगे, सब जगह नहीं पाए जाते। शुद्ध कच्चा माल होगा, उसके अंदर निर्माण की प्रक्रिया में वो, उसमें वजन में ह्रास नहीं होगा, वजन में कमी नहीं आएगी, तो ऐसे पदार्थ को क्या बोलते हैं, शुद्ध कच्चा माल बोलेंगे। दूसरा होता है अशुद्ध कच्चा माल, जो निर्माण की प्रक्रिया में, मैन्युफैक्चरिंग की प्रोसेस के अंदर अपने वजन में कमी करता हो, उसको क्या बोलेंगे, अशुद्ध कच्चा माल बोलेंगे, या मिश्रित कच्चा माल बोलेंगे, या सकल कच्चा माल बोलेंगे। ठीक है, ये आप लोगों को समझना है। तो जो शुद्ध कच्चा माल होता है, जो निर्माण की प्रक्रिया में अपना वजन नहीं खोता, वजन का ह्रास नहीं होता, उसे क्या बोलेंगे, शुद्ध कच्चा माल। ऐसे कच्चे माल को शुद्ध कच्चा माल कहते हैं, जैसे सूती वस्त्र उद्योग, कपास, रेशम और जूट, है ना। सूती वस्त्र, जितना कॉटन लिया जाता है उतनी ही मात्रा में कपड़े बनते हैं। तो कपास हो गया, रेशम हो गया, जूट हो गया, ये क्या है, शुद्ध कच्चे माल है ना, वजन नहीं खोते निर्माण की प्रक्रिया में। एक होता है अशुद्ध कच्चा माल, जो निर्माण की प्रक्रिया में अपने वजन को खोता हो, देसी भाषा में बता रहा है, खोता हो, वजन में कमी होती हो, वजन का ह्रास होता हो, ऐसे कच्चे माल को अशुद्ध कच्चा माल कहते हैं। जैसे गन्ना, लोहा, तांबा। जैसे गन्ना होता है, अब ट्रक भर के अपन गन्ना कच्चा माल लेके आए, गन्ने के जो होते हैं, एक तरीके से क्या बोलेंगे उसको, अब देसी भाषा में तो सांटे बोलते हैं उनको। तो जो गन्ने के जो उत्पाद होता है, कच्चा माल होता है, उसको ट्रक भर के लेके आओ, फैक्ट्री में लेके आओ, फिर तैयार माल के देखे ट्रक भर जाएगा क्या, नहीं भरेगा। इसका मतलब यह हुआ कि जितना कच्चा माल होता है, अगर उतना उत्पादन नहीं होता है तो वो अपने वजन में कमी कर रहा है। ऐसे माल को क्या बोलेंगे, या ऐसे पदार्थ को क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अशुद्ध बोलेंगे। ठीक है, तो ऐसे निर्माण की प्रक्रिया में अपने वजन को खोता हो या वजन का ह्रास होता हो, ऐसे कच्चे माल को अशुद्ध कच्चा माल कहते हैं। जैसे गन्ना, धरती में से जितना लोहा निकाला जाता है, क्या उतने ही मात्रा में उस वस्तु का निर्माण हो जाता है क्या, नहीं होता है, मिश्रित रूप में होता है। किसमें होता है, मिश्रित रूप में होता है। तांबा, बॉक्साइट, गन्ना, लोहा, यह विभिन्न प्रकार की जो धातुएं होती हैं, तो ये क्या है, अशुद्ध कच्चा माल है। कहने का मतलब यह है, कच्चा माल, तैयार माल, यदि कच्चा माल 10 टन है और तैयार माल 5 टन है, ठीक है, तो अंतर आया कि नहीं आया, जितना कच्चा माल था उतना तैयार माल हुआ है, तो वो शुद्ध कच्चा माल है। अगर कच्चे माल की मात्रा में कमी आई है, वजन में कमी आई, तो वो क्या है, अशुद्ध कच्चा माल है। समझ में आ गया होगा। एक होता है स्थानीयकरण भार, इसको समझना। एक होता है स्थानीयकरण भार, स्थानीयकरण का लोकेशनल वेट बोलते हैं, स्थानीयकरण भार, लोकेशनल वेट। स्थानीयकरण भार का मतलब यह होता है, मैं इसको थोड़ा सा समझाने की कोशिश करता हूं। स्थानीयकरण भार, है ना, स्थानीयकरण भार, स्थानीयकरण भार, ठीक है। स्थानीयकरण भार को आप ऐसे समझो कि कच्चे माल का परिवहन और जो तैयार माल का परिवहन होता है, कच्चे माल का परिवहन और जो तैयार माल का परिवहन होता है, कच्चे माल का परिवहन और जो तैयार माल का परिवहन होता है, उसको बोलते हैं स्थानीयकरण भार। ध्यान रखना, दोनों आएंगे, कच्चे माल का परिवहन, तैयार माल का परिवहन, उसको क्या बोलेंगे, स्थानीयकरण भार बोलेंगे। ये चीज ध्यान रखना है। तो स्थानीयकरण भार होता है, वो पहले देखें, कच्चे माल का परिवहन, कच्चे माल का परिवहन, और दूसरा है तैयार माल का परिवहन। तैयार माल का परिवहन किया जाता है, उसको बोलते हैं स्थानीयकरण भार। अब आगे समझने की बात यह है कि जो कच्चा माल होता है, जो कच्चा माल होता है या जो तैयार माल होता है,
उसमें आप देखोगे कई तरह के पदार्थ होते हैं। जैसे पहली कंडीशन में देखें सर्वसुलभ, सर्वसुलभ। दूसरी कंडीशन में देखें शुद्ध कच्चा माल, जो निर्माण की प्रक्रिया में अपना वजन नहीं खोता, शुद्ध कच्चा माल। तीसरी बात करते हैं अशुद्ध कच्चा माल। देखो ये शब्दावली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अशुद्ध कच्चा माल। सर्वसुलभ या सर्वत्र सुलभ, यानी सभी जगह ऐसा संसाधन या ऐसा पदार्थ जो सभी जगह उपलब्ध होता है उसको सर्वसुलभ कहते हैं, है ना। अब सर्वसुलभ का स्थानीयकरण भार क्या होगा, इंपॉर्टेंट ये है। इसका जो स्थानीयकरण भार होगा, स्थानीयकरण भार, स्थानीयकरण भार, ठीक है, स्थानीयकरण भार। अब देखो थोड़ा सा चीजों को समझो, आगे और क्लियर होएगी। सर्वसुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, तो इससे जो उत्पाद बनने वाली चीजें हैं, मान लीजिए सर्वसुलभ कोई संसाधन है, कोई पदार्थ है, तो वो बाजार के पास में भी है। कोई वस्तु निर्मित होगी तो वो कहां पे आकर बिकेगी, बाजार में आकर बिकेगी, है ना। जंगल में तो बिकेगी नहीं, बाजार में आके बिकेगी। तो अगर सर्वसुलभ पदार्थ की दो कंडीशन बताते हैं, जैसे ये मार्केट है, ठीक है, और ये कोई एरिया और है, ठीक है। अब यहां पे भी सर्वसुलभ संसाधन है, यहां पे भी सर्वसुलभ संसाधन है। यदि इस स्थिति के अंदर मार्केट से दूर अगर इसका वस्तु का निर्माण करते हैं तो यहां से लेकर यहां तक ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा कि नहीं आएगा, परिवहन लागत आएगी कि नहीं आएगी। तो उद्योग की स्थापना के अंदर खर्चा बढ़ गया, खर्चा बढ़ेगा तो लाभ क्या होगा, कम। लाभ क्या होगा, कम। या वस्तु के निर्माण में लागत ज्यादा आ गई तो लाभ क्या होगा, कम। तो जो सर्वसुलभ संसाधन होते हैं उनकी स्थापना कहां पे की जाती है, मार्केट के पास में, क्योंकि वो मार्केट में भी उपलब्ध है। अब मार्केट के पास में की जाती है, मार्केट के अंदर ही वो वस्तु बिकेगी। तो परिवहन कितनी बार हुआ, एक बार। कितनी बार हुआ, एक बार। यदि मार्केट के पास में कोई वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसका परिवहन क्या होगा, एक बार होगा। क्या होगा, एक बार। तो जो सर्वसुलभ संसाधन है, जो सर्वसुलभ संसाधन है, उनका जो स्थानीयकरण भार होता है वो क्या होता है, एक। समझ गए, एक क्यों होता है, क्योंकि उद्योग की स्थापना मार्केट के पास में है, मार्केट से बाजार, बाजार में बिकने के लिए जाएगा, ठीक है, वस्तु का निर्माण वहीं हो रहा है, वहीं बिकेगी, तो परिवहन का खर्चा एक बार हो रहा है। तो इसका स्थानीयकरण भार, ये वेबर बोलता है, वेबर की शब्दावली, स्थानीयकरण का भार क्या हुआ, एक हुआ। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, स्थानीयकरण भार क्या हुआ, एक। दूसरा है शुद्ध कच्चा माल, शुद्ध कच्चा माल, ठीक है। अब देखो शुद्ध कच्चा माल, जैसे मैं गन्ने का उदाहरण बताऊं, गन्ना मार्केट में तो पैदा नहीं होता, खेतों के अंदर ही होगा, ग्रामीण पृष्ठभूमि के अंदर होगा। अब जो फैक्ट्री है, ठीक है, जो फैक्ट्री है वो शुद्ध कच्चे माल के की फैक्ट्री होती है, वो मार्केट के पास में भी लगाई जा सकती है, जो कच्चे माल का स्रोत है उसके पास में भी लगाई जा सकती है, शुद्ध कच्चे माल की, है ना, उसके बीच में भी लगाई जा सकती है। चीजों को समझने की कोशिश करना, ये आगे भी आएगी, है ना। तो जो शुद्ध कच्चा माल होता है, जैसे मैं गन्ने का उदाहरण देके बताऊं, जैसे गन्ने का यूपी में गन्ना उत्पादित होता है, ठीक है। अब जैसे कानपुर है, कानपुर शहर में तो उत्पादित होता नहीं है, ठीक है, आसपास के क्षेत्रों में उत्पादित होता है, तो उसको फैक्ट्री तक लाया जाएगा। तो एक बार परिवहन लागत हुई कि नहीं हुई, फैक्ट्री के अंदर चीनी बनी, फिर विभिन्न मार्केट के अंदर जाएगी, तो एक और परिवहन लागत हुई कि नहीं हुई। तो एक प्लस एक, स्थानीयकरण भार क्या हुआ, दो। स्थानीयकरण भार की क्या मतलब होता है, कच्चे माल का परिवहन, तैयार माल का परिवहन क्या कहलाता है, स्थानीयकरण भार कहलाता है। सर्वसुलभ है, सब जगह उपलब्ध है, मार्केट से वस्तु बिकने जाएगी तो एक ही बार ट्रांसपोर्ट होगा, तो स्थानीयकरण भार क्या हो गया, एक। शुद्ध कच्चा माल है, इसका मतलब शुद्ध कच्चा माल है तो एक बार कच्चे माल का परिवहन होगा, मार्केट फैक्ट्री के अंदर आएगा, वस्तु का निर्माण होगा, फिर वो वस्तु बिकने के लिए जाएगी, तो तैयार माल का परिवहन होगा। तो शुद्ध जो कच्चा माल होता है एक और एक, तो इसका जो स्थानीयकरण भार क्या होगा, वो क्या होगा, दो। क्या होगा, दो। बात समझ में आ गई होगी। एक होता है अशुद्ध कच्चा माल, अशुद्ध कच्चा माल। तो जो अशुद्ध कच्चा माल है, यदि एक है, यदि एक अशुद्ध कच्चा माल है तो स्थानीयकरण भार क्या होगा, दो ही होगा, क्योंकि एक बार अशुद्ध कच्चे माल का परिवहन हो रहा है, एक बार तैयार माल का परिवहन हो रहा है। लेकिन यदि स्थिति बदल जाती है,
कच्चे माल क्या हो जाए 2, तो 2 बार परिवहन हुआ कि नहीं हुआ। और उसके बाद में वस्तु का, एक वस्तु का निर्माण हो, मान लो कोई वस्तु है, उसके लिए 2 आवश्यक कच्चे माल है, तो 2 आवश्यक कच्चे माल दोनों अलग अलग जगह है, स्थानीयकरण है, दोनों अलग अलग जगह है, दोनों अलग अलग जगह से कहां पे आया, फैक्ट्री में आया। कहां पे आया, फैक्ट्री। फैक्ट्री में से वस्तु का निर्माण बना, फिर एक ही वस्तु का निर्माण बना उनसे, फिर वो मार्केट के अंदर किया, तो 2 से अधिक हुआ कि नहीं हुआ, 2 से अधिक। ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। स्थानीयकरण भार के बारे में समझ गए। एक होता है श्रम लागत सूचकांक। क्या होता है, स्थानीयकरण भार सरल सुलभ है 1, शुद्ध कच्चा माल है 2, ठीक है। श्रम लागत सूचकांक लेबर कॉस्ट इंडेक्स, वेबर का जो सिद्धांत है उसमें सबसे प्रमुख कारण ट्रांसपोर्ट कॉस्ट को माना गया है, परिवहन लागत को माना गया है, बाद में श्रम लागत पे भी आ जाता है। तो लेबर कॉस्ट जो इंडेक्स होता है, श्रम लागत सूचकांक है ना, प्रति इकाई तैयार करने में लगने वाले लागत को क्या बोलते हैं, औसत श्रम लागत बोलते हैं। क्या बोलते हैं, औसत श्रम लागत बोलते हैं। तो जो श्रम लागत का जो फॉर्मूला होता है, इंपोर्टेंट है, ये इंपोर्टेंट है, श्रम लागत बटा उत्पादित वस्तु का भार। ध्यान रखना, हमेशा नीचे उत्पादित वस्तु का भार आएगी। नीचे क्या आएगा, उत्पादित वस्तु का भार। ऊपर क्या आएगा, जैसे अपन पदार्थ सूचकांक की बात करते हैं, आगे आएगा। तो लेकिन हमेशा यह याद रखना, नीचे की तरफ उत्पादित वस्तु का भार है। तो जो श्रम लागत सूचकांक है, श्रम लागत, ठीक है, श्रम लागत और तो उत्पादित वस्तु का भार, जैसे श्रम लागत आ गई $1, कितनी आ गई, $1, कितनी आई, $1। उत्पादित वस्तु का भार हो गया 1 टन। क्या हो गया, 1 टन। तो श्रम लागत प्लस उत्पादित वस्तु का जो भार होता है, उसका जो अनुपात होगा, उसको बोलते हैं लेबर कॉस्ट इंडेक्स। लेबर कॉस्ट इंडेक्स, श्रम लागत सूचकांक, समझ में आ गया होगा, श्रम लागत सूचकांक। आगे चलते हैं, पदार्थ सूचकांक, मटेरियल इंडेक्स। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है इसे, श्रम लागत से भी आ चुका है, स्थानीयकरण भार से भी आ चुका है, आइसोडोपेन से भी आ चुका है ना। ये इंपोर्टेंट है इसकी शब्दावली, और यहां से क्वेश्चन बनेगा, आप मान के चलिए, है ना। तो पदार्थ सूचकांक है ना, मटेरियल इंडेक्स। पदार्थ सूचकांक का मतलब होता है कच्चे माल का भार बटा उत्पादित वस्तु का भार या तैयार वस्तु का भार, एक ही बात है। कच्चा माल और तैयार वस्तु का भार, दोनों का जो अनुपात होगा उसको क्या बोलेंगे, पदार्थ सूचकांक, मटेरियल इंडेक्स। क्या बोलेंगे, मटेरियल इंडेक्स। अब जैसे मैं बात बताऊं, जैसे आप समझिए, ये तो हो गया कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का जो भार होगा, उसको बोलते हैं मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक। अब इसको समझने की कोशिश करो। कपास शुद्ध कच्चा माल है, इसका तैयार माल का वजन भी उतना ही होगा, तैयार माल का वजन भी उतना ही होगा। तो देख लीजिए, मान लीजिए जो कपास है, कपास के लिए शुद्ध जो कच्चा माल है वो 10 टन है। कितना है, 10 टन है। और उत्पादित वस्तु का भार भी कितना होगा, 10 टन है। क्योंकि शुद्ध जो कच्चा माल होता है, उसमें जितना कच्चा माल होएगा उतना ही उत्पादित वस्तु का भार होएगा। तो शुद्ध कच्चा माल कितना है, 10 टन। और उत्पादित तैयार माल का भार भी कितना है, 10 टन। तो 10 टन और 10 टन, 10 टन और 10 टन। तो MI मटेरियल इंडेक्स क्या आया, मटेरियल इंडेक्स क्या आया, 1। क्या आया, 1। इसका मतलब यह हुआ, जितने भी शुद्ध कच्चा माल है या शुद्ध पदार्थ हैं जो निर्माण की प्रक्रिया में अपने वजन को नहीं खोते, उनका हमेशा मटेरियल इंडेक्स, पदार्थ सूचकांक हमेशा क्या होगा, 1। क्या होगा, 1। कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार का अनुपात को पदार्थ सूचकांक बोलते हैं। शुद्ध कच्चा माल है तो कच्चा माल होगा उतना ही तैयार माल होगा, तो हमेशा मटेरियल इंडेक्स क्या आएगा, पदार्थ सूचकांक क्या आएगा, 1 आएगा। मटेरियल इंडेक्स MI क्या आया है, 1 आया है। ये बात समझ में आप लोगों के आ गई होगी। आगे चलते हैं, शुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक हमेशा 1 होगा। क्या होगा, 1 होगा। अशुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक हमेशा 1 से अधिक होगा, यह ध्यान रखना है। अशुद्ध जो कच्चा माल होता है उसका जो MI मटेरियल इंडेक्स होगा, उसका मान 1 से अधिक होगा। ध्यान रखना, क्या होगा, 1 से अधिक होगा। जैसे गन्ना एक अशुद्ध कच्चा माल है, गन्ना एक अशुद्ध कच्चा माल है, तो गन्ने का जैसे मान लीजिए, ये हम उदाहरण देते हैं, जैसे कच्चा माल लेके आए अपन 50 टन और उसे चीनी बनी 10 टन, क्योंकि अशुद्ध कच्चा माल है, निर्माण की प्रक्रिया में अपने वजन को खोता है, तो जितना कच्चा माल होगा उतना तैयार माल तो नहीं होगा। मटेरियल इंडेक्स क्या होता है, कच्चा माल
बटा तैयार माल या उत्पादित माल का जो अनुपात होता है उसको मटेरियल इंडेक्स बोलते हैं। तो जैसे मान लो 50 टन रॉ मटेरियल है, गन्ना है, 10 टन इसमें चीनी बन गई, ठीक है, तो क्या आया 5। तो हमेशा ये याद रखना है जो अशुद्ध कच्चा माल होता है, क्या होता है, अशुद्ध कच्चा माल होता है, उसका जो मटेरियल इंडेक्स होगा, पदार्थ सूचकांक होगा, वो क्या होगा 1 से अधिक। शुद्ध कच्चा माल का क्या होगा 1, क्या होगा 1। स्थानीयकरण भार के बारे में मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया है। सर्वसुलभ है 1, शुद्ध स्थानीयकृत है 1 + 1 2, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। तैयार माल 10 टन है तो 50 में तैयार माल 50 में 10 का भाग दिया तो 5 आ गया, यानी एमआई कितना आ गया, एमआई आ गया 5। तो 1 से अधिक हुआ ना, तो जो अशुद्ध कच्चा माल होगा उसका जो मटेरियल इंडेक्स होगा हमेशा 1 से अधिक होगा, ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। अब ये है आइसोडोपेन, इसके बारे में बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है आइसोडोपेन के बारे में। आइसोडोपेन, इसको थोड़ा आराम से देखेंगे अपन। आइसोडोपेन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइसोडोपेन बहुत बार सुना होगा। आइसोडोपेन समान परिवहन लागत को मिलाने वाली जो बिंदुएं होती हैं उनको आइसोडोपेन बोला गया। देखो सुनते हैं, आइसोडोपेन शब्द अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा दिया गया है, अल्फ्रेड वेबर के द्वारा दिया गया है, जिसका अर्थ होता है समान परिवहन लागत को बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या बोलते हैं, आइसोडोपेन कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये समान परिवहन लागत को मिलाने वाली कोई रेखा है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आइसोडोपेन बोलेंगे। इनको, इस रेखा को क्या बोलेंगे, आइसोडोपेन बोलेंगे। इसके बारे में और आगे चर्चा होगी। अब वेबर ने उद्योग की स्थापना के लिए 3 कारक बताए। पहला परिवहन, जो इसका प्रमुख कारण है। पहला कौन सा है, परिवहन, जो इसका क्या है, प्रमुख कारण है ना, प्रमुख कारण है। दूसरा कौन सा है, श्रम लागत, जो प्रथम विचलन है। तीसरा कौन सा है, समूहीकरण या एकत्रीकरण, जो इसका द्वितीय विचलन है। अब देखो दिख रहा है आप लोगों को, थोड़ा सा मैं इसको और क्लियर कर देता हूं। और थोड़ा अच्छे से दिखने लग गया होगा। देखो आइसोडोपेन, आइसोडोपेन दिख रहा है, आइसोडोपेन समझ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी। आइसोडोपेन देखो, लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, इक्वल टोटल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, उसको बोलेंगे आइसोडोपेन। क्या बोलेंगे, आइसोडोपेन। एक शब्द और है आइसोटिम, आइसोटिम यहां पे लिखा हुआ है, आइसोटिम लाइंस जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी, कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी, कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी, दोनों ही परिवहन लागत को बता रही है। इस चीज को समझो आप, आइसोटिम और जो आइसोडोपेन है दोनों के दोनों परिवहन लागत को बता रही है। लेकिन जहां पे आइसोडोपेन आएगा, वहां पे जहां पे आइसोडोपेन आएगा ना, वहां पे हमेशा याद रखना है कुल की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, कुल की बात कर रहा है, टोटल की बात कर रहा है, टोटल परिवहन की बात कर रहा है, कुल की बात कर रहा है। तो कुल परिवहन कब आएगा, जब कच्चे माल की ट्रांसपोर्ट और तैयार माल की ट्रांसपोर्ट दोनों को जोड़ दिया जाएगा, तभी तो कुल परिवहन लागत आएगी, तभी तो कुल परिवहन लागत आएगी। तो जहां पे कच्चे माल का परिवहन और तैयार माल का परिवहन, कच्चे माल एवं तैयार माल का परिवहन की जो कॉस्ट आएगी, जो मिलाने वाली जो रेखा होगी, उसको बोलेंगे आइसोडोपेन, समान परिवहन लागत, आइसोडोपेन। तो आइसोडोपेन को कैसे समझोगे, टोटल से। कैसे समझोगे,
टोटल से। अब टोटल लागत में क्या आएगी, टोटल में कच्चा माल का परिवहन, कच्चा माल एवं तैयार माल, कच्चा माल एवं तैयार माल, इसको तो क्या बोल देंगे, आइसोडोपेन। याद करने का तरीका यही है, अगर आइसोडोपेन आता है तो टोटल को याद रखना है, कुल को याद रखना है, कच्चे माल का परिवहन और तैयार माल का परिवहन, तैयार माल का परिवहन। कोई इसमें लंबी चौड़ी कहानी नहीं है, सीधा सा की पड़ा है ना। आइसोटिम, जॉइनिंग पॉइंट ऑफ इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी, यानी या तो कच्चे माल का परिवहन ही हो या तैयार माल का परिवहन की जो लागत हो, कच्चे माल के परिवहन लागत की बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बोलेंगे आइसोटिम, या तैयार माल की इक्वल, क्या बोल रहा है, इक्वल ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ऑफ कॉमोडिटी, एक की बात आए, एक की बात आए दोनों में से, तब क्या आएगा, आइसोटिम। क्या आएगा, आइसोटिम। देखोगे आप यहां पे थोड़ा सा इसको मैं बड़ा करता हूं, दिख रहा होगा आप लोगों को। देखो इसको आप देखोगे, यहां पे लिखा हुआ है आइसोटिम, ये वाली आइसोटिम, तो देखोगे ये मैं रेड कलर की बता रहा हूं, ये आइसोटिम है। क्या है, आइसोटिम है। ये ध्यान रखना, अलग अलग कलर से बनाते हैं इसको। आइसोटिम है फिनिश्ड प्रोडक्ट, ये आइसोटिम रॉ मटेरियल है, ये आइसोटिम है, ये क्या है, रॉ मटेरियल है, ये वाली, ये रॉ मटेरियल की, ये किसकी है, रॉ मटेरियल की है, ठीक है। ये है आइसोडोपेन जो मोटी वाली है, तो इसको अलग कलर से बना देते हैं, आइसोडोपेन, आइसोडोपेन, तो ये हरी वाली है, ये वाली, ये क्या है, आइसोडोपेन। क्या है, आइसोडोपेन। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को, आइसोडोपेन। अब आप देखोगे यहां पे रॉ मटेरियल है, यानी यहां पे कच्चा माल मिल रहा है, रॉ मटेरियल, यहां पे कच्चा माल मिल रहा है, और ये वाला जो बिंदु है ये किसको बता रहा है, मार्केट को बता रहा है। किसको बता रहा है, मार्केट को। तो जानेंगे जो रॉ मटेरियल है, क्या है, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल, देखो रॉ मटेरियल इधर से कहां जाएगा, मार्केट में, कहां जाएगा, मार्केट में, ठीक है। तो ये कॉस्ट को बता रहा है कि नहीं बता रहा, यहां से जाओगे आप तो कितना कॉस्ट बता रहा है, 50, 40, 30, 20, 10, ठीक है। और फिनिश्ड वाला, इधर से जाओगे आप, तैयार माल है, उसको मार्क वापस भेजना है, ठीक है, तो कितना जाएगा, 10, 20, 30, 40, ठीक है, और ये 50। ये चीज समझ में आ गई। अब देखो जो आइसोटिम होती है वो एक लागत को बताती है, या तो कच्चे माल की परिवहन लागत को या तैयार माल की परिवहन लागत को, जो बिंदु होते हैं उनको मिलाने वाली रेखाएं होती है, उनको बताया गया आइसोटिम। क्या बताया गया है, आइसोटिम। लेकिन जो आइसोडोपेन होती है वो टोटल कॉस्ट की बात करता है, टोटल परिवहन लागत की बात करता है, उसमें तैयार माल का परिवहन भी हो जाएगा और कच्चे माल का परिवहन भी हो जाएगा। तो ये जहां पे मिलेंगे, जहां पे ये मिलेंगे वहां पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, वहां पे आप लोगों को ये देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, आइसोडोपेन, जैसे यहां पे मिल रहे हैं, यहां पे ये, इन्हीं को तो बताया गया आइसोडोपेन। ये तो आप देखोगे यहां पे कॉस्ट लिखी हुई है 60, कितनी लिखी हुई है, 60, यहां पे कितनी लिखी हुई है, 60, यहां पे कितनी लिखी हुई है, 60। तो ये 60 है, समान परिवहन लागत है। अब इसमें आप देखोगे एक तो आ गया कच्चे माल का परिवहन, ठीक है, ये बीच में जो गैप आ रहा है ना, बिंदु सी आ रही है, ये वाला कच्चे माल का परिवहन। एक आ गया तैयार माल का परिवहन, कौन सा आया, तैयार माल का, सॉरी ये वाला, ये तो कच्चे माल का परिवहन है, ये तैयार माल का परिवहन है। तो जब दोनों को जोड़ दिया जाएगा तो यहां पे क्या निकल के आएगा, आइसोडोपेन। क्या निकल के आएगा, आइसोडोपेन। समझ में आया कि नहीं आया, आइसोडोपेन। जैसे इसकी बात करते हैं, यहां पे सब जगह ये 60 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 60, ये 60 लिखा हुआ है। तो ये वाले की कीमत देखोगे आप, ये वाले की
कितनी बता रखा है 50, कितनी बता रखा है 50 तैयार माल की, ठीक है। और ये देखोगे यहां पे कितने बता रखा है 20, कितने बता रखा है 20, ये कितने बता रखा है 30, ये 40, ये 50, 20 30 40 50 कच्चे माल का परिवहन है। इधर आप देखोगे ये तैयार माल 20 30 40 और 50। अब जो ये दोनों लागत होगी, दोनों लागत होगी, उसको बोलेंगे अपन आइसोडोपेन। क्या बोलेंगे हैं आइसोडोपेन। तो जहां पे कुल की बात आए, किसकी बात आए, कुल की बात आए, तो जहां पे कुल होगा वहां पे क्या होगा आइसोडोपेन, क्या होगा आइसोडोपेन। और जहां पे एक लागत की बात आए, एक परिवहन की बात आए, या तो कच्चे माल का परिवहन या तैयार माल का परिवहन, उसको क्या बोलेंगे आइसोटीम, क्या बोलेंगे आइसोटीम। तो मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। और ये डायग्राम है और मैं थोड़ा सा इसको क्लियर कर देता हूं, आप लोग इसको देख लेना और समझ में आ जाएगा। यहां पे लिखा हुआ है आइसोटीम फॉर फिनिश्ड प्रोडक्ट, आइसोटीम फॉर रॉ मटेरियल, तो ये वाला रॉ मटेरियल को बताता है, ये वाला तैयार माल को बेचने के लिए बताता है, ठीक है। और ये आइसोडोपेन को बताता है 60-60 लिखा हुआ है यहां पे 60-60, ठीक है। तो अलग अलग आएगा तो आइसोटीम आएगा, एक साथ आएगा तो आइसोडोपेन आएगा। समझ में आ गया होगा। अब देखो परिवहन लागत, अल्फ्रेड वेबर के औद्योगिक सिद्धांत का प्रमुख आधार क्या है, परिवहन लागत है। क्या है, परिवहन लागत। इस सिद्धांत का जो प्रमुख आधार है वो क्या है, परिवहन लागत। सर्वसुलभ कच्चा माल, यदि सर्वसुलभ कच्चा माल है तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी, बाजार के पास में, क्योंकि वहां पे दूसरी जगह होगा तो उसका ट्रांसपोर्ट का खर्चा आएगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखना है, जहां पे सर्वसुलभ लग गया तो मान लीजिए उद्योग की स्थापना कहां पे होगी, बाजार के पास में होगी, है ना। अशुद्ध व स्थानीयकृत माल कैसा हो, अशुद्ध और स्थान विशेष पे पाया जाता हो, अशुद्ध हो स्थान विशेष पे पाया जाता हो। तो अशुद्ध है मतलब बहुत सारी सामग्री का ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, तो परिवहन लागत क्या आएगी, ज्यादा। फिर उसको मार्केट में लेके जाना पड़ेगा, मार्केट में लेके जाना पड़ेगा। तो क्यों न उस अशुद्ध कच्चे माल के पास में उद्योग की स्थापना कर दी जाए। तो यदि कच्चा माल अशुद्ध है, कच्चा माल क्या है, अशुद्ध है और स्थानीयकृत है, तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास में होगी, ध्यान रखना। अब एक चीज मैं बता देता हूं, सर्वसुलभ है उद्योग मार्केट के पास, अशुद्ध है और स्थानीयकृत है। जैसे अपन बात करें, अपन गन्ना की बात करें, अशुद्ध है, स्थान विशेष पे गन्ना पैदा हो रहा है, पूरे भारत में थोड़े ना हो रहा है, स्थान विशेष कुछ क्षेत्र है वहां पे पैदा हो रहा है। तो मान लीजिए उसी जगह पे फैक्ट्री लगा दी जाएगी तो सिर्फ तैयार माल का ही परिवहन करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट क्या आएगी, कम। यदि दूसरे जगह लगाएंगे, उससे दूर लगाएंगे, तो पहले तो कच्चे माल का परिवहन करो, ट्रक भर भर के लेके आओ गन्ने के, ठीक है। पहले ट्रक, बड़े बड़े ट्रक भर भर के गन्ने के लेके आओ, फिर फैक्ट्री में आएगा तो उसका खर्चा हो गया। फिर तैयार माल को पिकअप में लेके जाओ, है ना, कम ही तो निकलेगा, कच्चा माल है, पिकअप में लेके जाओ तो उसका खर्चा हो जाएगा। तो अशुद्ध है, स्थानीयकृत है, तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी, ध्यान रखना, हमेशा कच्चे माल के स्रोत के पास में। एक है शुद्ध व स्थानीयकृत, ध्यान रखना, एग्जाम में आते हैं शुद्ध व स्थानीयकृत। यदि कच्चा माल कैसा हो, शुद्ध, और कैसा हो, स्थानीयकृत। शुद्ध तो है लेकिन स्थान विशेष पे है, तो उद्योग की स्थापना बाजार व कच्चे माल के स्रोत में होगी या दोनों के मध्य में होगी। देखो शुद्ध है, वजन की कमी नहीं होती, स्थान विशेष पे है, तो या तो अशुद्ध शुद्ध कच्चे माल का ट्रांसपोर्ट कर लो या तैयार माल का ट्रांसपोर्ट कर लो, लागत तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट तो एक ही आने वाली है, या दोनों के बीच में कहीं पे भी कर लो, आधी आधी बढ़ जाएगी तो भी लागत क्या होगी, एक ही होगी। जैसे इसको ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, और ये रॉ मटेरियल। अब रॉ मटेरियल की विशेषता क्या है, इसकी शुद्ध है, क्या है, शुद्ध है और स्थानीयकृत, स्थान विशेष पे ही है, स्थानीयकृत, शुद्ध है और स्थानीयकृत। इतनी बात समझ में आई, शुद्ध है और स्थानीयकृत है। अब देखो, अगर इस शुद्ध कच्चा माल है तो इसका अपन ट्रांसपोर्ट करेंगे यहां से लेकर यहां लेके गए, मान लीजिए यहां लेके गए, तो परिवहन लागत जितनी आई। और यदि इसके कच्चे माल का यहां से बस यहीं फैक्ट्री लगा दी, मान लीजिए यहीं पे फैक्ट्री लगा दी, अब जो तैयार माल का परिवहन था वो उतना ही होना है, उतना ही। तो या तो कच्चे माल के स्रोत के पास में फैक्ट्री लगा दो या मार्केट के पास में लगा दो,
या दोनों के बीच में लगा दो। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, एग्जाम में कई बार आ चुका है। तो शुद्ध और स्थानीय अर्थ है, तो ध्यान रखना है फैक्ट्री कहां पे लग सकती है, मार्केट के पास में भी लग सकती है, कच्चे माल के स्रोत के पास में भी लग सकती है, और दोनों के बीच में भी लग सकती है। एक होता है शुद्ध व सर्वत्र सुलभ। सर्वत्र सुलभ आ जाए तो याद रखना है, यदि कच्चा माल शुद्ध हो और सर्वत्र सुलभ हो तो उद्योग की स्थापना किसके पास में होगी, बाजार के पास में। यह चीज याद रखना है, यदि सर्वत्र सुलभ है तो हमेशा उद्योग की स्थापना मार्केट के पास में होगी, बाजार के पास में होगी। अब कुछ कंडीशंस हैं जिनको देखते हैं अपन। एक बाजार व दो कच्चा माल, एक बाजार व दो कच्चा माल, ये वाली जो स्थिति थी, ये वाली स्थिति क्या थी, एक बाजार व एक कच्चा माल, व एक कच्चा माल, एक कच्चा माल, एक कच्चा माल। देखो, यदि एक सर्वसुलभ कच्चा माल है तो दो की स्थापना मार्केट के पास में, यदि अशुद्ध है स्थानीय अर्थ है तो फैक्ट्री के पास में, ठीक है। यदि शुद्ध है स्थानीय अर्थ है फैक्ट्री के पास में लग सकता है, मार्केट के पास में भी लग सकता है, यानी फैक्ट्री कच्चे माल के स्रोत के पास में भी लग सकती है, मार्केट के पास में भी लग सकती है, और दोनों के बीच में भी लग सकती है। यदि शुद्ध है, सर्वत्र सुलभ है, सर्वत्र सुलभ में तो आंख बंद करके मार्केट करना ही है, ये वाली स्थिति है। दूसरी कंडीशन बनती है इसके अंदर, एक बाजार व दो कच्चा माल, मार्केट तो क्या हो एक और कच्चा माल क्या हो दो। उस स्थिति के अंदर क्या क्या होगा तो आपको ध्यान रखना है। इस स्थिति के अंदर ये देखोगे आप, ये चीजें होने वाली है। यदि दोनों कच्चे माल शुद्ध हो, देख लीजिए ये कंडीशन, ये मार्केट है, ठीक है, ये R1 है, रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड। दोनों कच्चे माल कैसे हैं, शुद्ध। दोनों कैसे हैं, दोनों कैसे हैं, शुद्ध हैं। ये भी शुद्ध है, यानी निर्माण की प्रक्रिया में उन्हें वजन नहीं खोता, शुद्ध है। ये भी शुद्ध है, ये भी शुद्ध है ना। तो ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना बाजार के पास में होगी। उद्योग की स्थापना कहां पे होगी, बाजार के पास में होगी। तो इसको ऐसे समझो, दोनों कच्चे माल शुद्ध हैं, ठीक है। तो दोनों कच्चे माल शुद्ध हैं, तो देखोगे यहां से एक कच्चा माल कहां चला गया, फैक्ट्री के पास में, मार्केट के नजदीक। दूसरा कच्चा माल भी कहां चला गया, मार्केट के नजदीक चला गया। तो यहां से फिर मार्केट में जाएगा तो परिवहन लागत, तो दोनों शुद्ध कच्चे माल है, इसलिए परिवहन लागत क्या आएगी, तैयार माल की परिवहन लागत भी वही आएगी और कच्चे माल की परिवहन लागत भी क्या आएगी, वही आएगी। तो ऐसी स्थिति के अंदर उद्योग की स्थापना कहां होगी, बाजार के पास में। कहां पे होगी, बाजार के पास में। यदि एक कच्चा माल सर्वत्र सुलभ हो, दूसरा कच्चा माल शुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना किसके पास में होगी, सर्वत्र सुलभ हो गया तो क्या आएगा, बाजार के पास में होगी। यदि दोनों कच्चे माल स्थानीय अर्थ हो, शुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना बाजार के पास में होगी। देखो ध्यान, शुद्ध आ जाए ना, शुद्ध शुद्ध आ जाए। देखो इस कंडीशन को समझो आप, इसको स्थानीय अर्थ है, स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, दोनों कैसे हैं, शुद्ध हैं। दोनों कैसे हैं, ये सर्वत्र सुलभ की बात कर रहा है, ये सर्वत्र सुलभ के अंदर बाजार हो ही जाएगा। दूसरा सर्वत्र सुलभ हो, दूसरा कच्चा माल शुद्ध हो तो भी बाजार में हो जाएगा। यदि दोनों कच्चे माल स्थानीय अर्थ हो, मान लीजिए ये ए और ये बी स्थानीय अर्थ है, तो शुद्ध हो तो उद्योग की स्थापना कहां पे होगी, दोनों का परिवहन करके समान लागत है तो उद्योग बाजार के पास में लगेगा, है ना। फैक्ट्री कहां लगेगी, बाजार के पास में। अगली विशेषता देखो इसकी, ये एक बाजार दो कच्चा माल है। ये देखो, यदि एक कच्चा माल भार सती अशुद्ध वाला हो और दूसरा कच्चा माल शुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना अशुद्ध वाले कच्चे माल के पास में लगेगी। जैसे ये है, ये मार्केट है, ध्यान रखना है, मार्केट, ये रॉ मटेरियल फर्स्ट है और ये रॉ मटेरियल सेकंड है। यदि रॉ मटेरियल फर्स्ट अशुद्ध है, यानी निर्माण की प्रक्रिया अपने वजन खोता है, और ये क्या है, शुद्ध है, ये क्या है, शुद्ध है, तो स्थापना अशुद्ध कच्चे माल के पास में होगी। तो जो उद्योग की स्थापना होगी, उद्योग की स्थापना होगी, फैक्ट्री यहां पे लगेगी। फैक्ट्री कहां पे लगेगी, यहां पे लगेगी फैक्ट्री, है ना, अशुद्ध कच्चे माल के पास में लगेगी, क्योंकि अशुद्ध कच्चे माल के परिवहन लागत ज्यादा आएगी। इनकी तो परिवहन लागत ऐसे समझो, यहां से यहां चले जाओ या यहां से यहां चले जाओ, परिवहन लागत तो समान ही है। इसको यहां से यहां लेके जाओगे, अशुद्ध को यहां से यहां लेके जाओगे तो अशुद्ध की परिवहन लागत ज्यादा होगी। तो क्यों ना शुद्ध को अशुद्ध के पास में ले जाया गया, फिर जो माल बना उसको कहां पहुंचा दिया गया, मार्केट में। इस स्थिति के अंदर देखोगे तो
उद्योग की स्थापना अशुद्ध वाले कच्चे माल के पास में होगी। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना कहां पे होगी, कच्चे माल के स्रोत के बाद में। यदि दोनों कच्चे माल स्थानीयकृत हो, दोनों कच्चे माल कैसे हो, स्थानीयकृत हो और कैसे हो, अशुद्ध हो, तो उद्योग की स्थापना, ऐसी स्थिति में उद्योग की स्थापना समस्याग्रस्त हो जाती है। इसके लिए अल्फ्रेड वेबर ने त्रिभुज का सहारा लिया। किसका लिया, त्रिभुज का, और बताया कि दोनों कच्चे माल अशुद्ध व स्थानीयकृत हो तो उद्योग की स्थापना त्रिभुज के मध्य में होगी। एक समस्या है ये, इसके लिए इसने त्रिभुज का सहारा लिया। किसका सहारा लिया, त्रिभुज का सहारा लिया, है ना। इसको ऐसे समझेंगे, दोनों जो कच्चे माल हैं, दोनों जो कच्चे माल हैं वो कैसे हैं, स्थान विशेष पे पाए जाते हैं, स्थानीयकृत हैं, पहली बात होगी, और साथ में कैसे हैं, अशुद्ध हैं। कैसे हैं, अशुद्ध हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई कच्चा माल शुद्ध है तो उद्योग के पास में लग जाएगा। यदि एक कच्चा माल शुद्ध है, एक अशुद्ध है, तो उद्योग की स्थापना अशुद्ध वाले के पास में लग जाएगी, परिवहन लागत वहीं पे कम आएगी। समझा भी दिया है मैंने। यदि दोनों कच्चे माल अशुद्ध हैं, स्थानीयकृत हैं, उस स्थिति में उद्योग की स्थापना कहां हो, तो इसके लिए अल्फ्रेड वेबर ने त्रिभुज का सहारा लिया है। किसका सहारा लिया है, त्रिभुज का सहारा लिया है। किसका सहारा लिया, त्रिभुज का सहारा लिया है, त्रिभुज का। यदि एक कच्चे माल के, देखो इसको थोड़ा सा समझाता हूं मैं। ये मान लीजिए ये मार्केट है, ठीक है, ये रॉ मटेरियल फर्स्ट है और ये रॉ मटेरियल सेकंड है। दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। क्या है, अशुद्ध, और ये भी क्या है, अशुद्ध। दोनों के दोनों क्या है, अशुद्ध है। अब ऐसी स्थिति के अंदर मान लो एक शुद्ध होता तो अशुद्ध के पास में लग जाता, ये दोनों शुद्ध होते तो मार्केट के पास में लग जाते। लेकिन एक तो अशुद्ध है, अरे एक, दोनों जगह अशुद्ध लिख दिया गया, एक शुद्ध है, एक तो शुद्ध है, अच्छा दोनों ही अशुद्ध होंगे, ये तो पहले वाले याद रखिए, अशुद्ध। दोनों ही कैसे हैं, अशुद्ध हैं। रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड, दोनों के दोनों अशुद्ध हैं। ऐसी स्थिति के अंदर उद्योग की स्थापना कहां की जाए, तो इसके लिए अल्फ्रेड वेबर ने किसका सहारा लिया, त्रिभुज का। किसका सहारा लिया, त्रिभुज का। किसका सहारा लिया, त्रिभुज का सहारा ले लिया कि ऐसे उद्योग के लिए स्थापना की जानी चाहिए त्रिभुज के मध्य में। यहां लगेगी फैक्ट्री, यहां लगेगी फैक्ट्री, है ना। यहां फैक्ट्री लगाएंगे तब न्यूनतम परिवहन लागत आएगी। क्या आएगी, न्यूनतम परिवहन लागत आएगी। दोनों अशुद्ध हो, एक बाजार हो, तो त्रिभुज के बीच में उद्योग की स्थापना की जाएगी। अब इसको ऐसे समझो, यदि रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड, जो रॉ मटेरियल फर्स्ट है या जो रॉ मटेरियल सेकंड है, इसमें जैसे मान लो निश्चित अनुपात में तो डलता ही है ना, कि रॉ मटेरियल फर्स्ट और रॉ मटेरियल सेकंड एक निश्चित अनुपात, निश्चित मात्रा में तो डलता है ना। इस स्थिति के अंदर देखोगे आप, मान लो रॉ मटेरियल फर्स्ट की आवश्यकता 80% है और रॉ मटेरियल की आवश्यकता 20% है। फिर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है ना, फिर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है, फिर किसी वस्तु का निर्माण हो रहा है। तो आप ध्यान रखना, जितना अशुद्ध है और अगर उसकी जितनी ज्यादा मात्रा चाहिए, तो जो त्रिभुज के अंदर झुकाव होगा उस अशुद्ध स्रोत के पास में होगा, उस अशुद्ध स्रोत के पास में होगा। जैसे रॉ मटेरियल कितना परसेंट है, 80, R2 कितना है, रॉ मटेरियल 20% है। तो आप ध्यान रखना, ऐसी स्थिति के अंदर आप दोगे, जो ये त्रिभुज है ये वाला R1 R2, तो इसमें जो उद्योग की स्थापना होगी, इसमें जो उद्योग की स्थापना होगी वो कहां होगी, यहां रॉ मटेरियल फर्स्ट वाले की तरफ इसका झुकाव होगा, क्योंकि इसकी मात्रा ज्यादा है, इसका परिवहन ज्यादा करना पड़ रहा है, तो उसका झुकाव उसकी तरफ होगा। ये चीज ध्यान रखना है। तो ये स्थानीयकरण त्रिभुज है, दोनों अशुद्ध कच्चे माल हो, स्थान विशेष पे हो, उस स्थिति के अंदर एक समस्या पैदा हो जाती है। उसके लिए अल्फ्रेड वेबर ने किसका सहारा लिया, त्रिभुज का। किसका सहारा लिया, त्रिभुज का। उसके मध्य में उद्योग की स्थापना की जा सकती है। यदि कच्चे माल की, यदि एक कच्चे माल की आवश्यकता 80% और दूसरे कच्चे माल की आवश्यकता 20%, तो दोनों अशुद्ध स्थानीय कर तो उद्योग की स्थापना 80% की तरफ होगी। मैंने बता दिया 80% की तरफ होगी। यदि कच्चा माल 2 से अधिक हो और बाजार 1 से अधिक हो, ऐसी स्थिति के लिए अल्फ्रेड वेबर ने चतुर्भुज व बहुभुज का उपयोग किया। यानी
दो से अधिक कोई कच्चा माल हो या दो से अधिक, एक से अधिक बाजार हो, उस स्थिति के लिए चतुर्भुज या बहुभुज का प्रयोग किया गया है अल्फ्रेड वेबर के द्वारा। यदि दो कच्चे माल हैं, दोनों अशुद्ध हैं, स्थानीयकृत हैं, तो उद्योग की स्थापना कहां होगी? त्रिभुज के बीच में। अब देखो इन स्थिति को ऐसे याद रखो, एक बाजार, एक कच्चा माल। यदि कच्चा माल सर्वसुलभ है, मार्केट में लग जाएगा। यदि कच्चा माल शुद्ध है, स्थानीयकृत है, मार्केट में भी लग जाएगा। कच्चे माल के स्रोत के पास में लग जाएगा, दोनों के बीच में भी लग जाएगा। यदि कच्चा माल अशुद्ध है, स्थान विशेष पे है, तो अशुद्ध के पास में लग जाएगा। किसके पास में लग जाएगा? अशुद्ध के पास में लग जाएगा। यदि एक बाजार, दो कच्चे माल हो, यदि दोनों कच्चे माल सर्वसुलभ है तो मार्केट में लग जाएगा। यदि दोनों कच्चे माल शुद्ध है तो कहां लग जाएगा? मार्केट में लग जाएगा। यदि एक कच्चा माल अशुद्ध है, एक शुद्ध है, तो मार्केट में नहीं लगेगा। कहां पे लगेगा? अशुद्ध वाले के पास में। यदि दोनों कच्चे माल अशुद्ध है, स्थानीयकृत हैं, तब समस्या पैदा हुई। उसका समाधान बताया त्रिभुज। त्रिभुज के मध्य में जिसका अनुपात ज्यादा होगा उस ओर झुकाव हो जाएगा। अब आती है श्रम लागत, लेबर कॉस्ट की। इसको बोला इसने प्रथम विचलन। प्रमुख जो बात है अल्फ्रेड वेबर की वो कौन सी है? परिवहन लागत। बाद में परिवहन लागत से बदल गया और किस में आ गया? श्रम लागत, लेबर कॉस्ट पे, है ना। इसको ध्यान रखना, प्रथम विचलन बताया गया। वेबर के सिद्धांत का मुख्य आधार न्यूनतम परिवहन लागत है। न्यूनतम परिवहन लागत है, लेकिन किन्हीं उद्योगों में न्यूनतम लागत की तुलना में श्रम लागत की तुलना में श्रम लागत का महत्व ज्यादा होता है। कहने का मतलब यह है कि न्यूनतम परिवहन लागत है, तो न्यूनतम परिवहन लागत की तुलना में यदि श्रम लागत का महत्व ज्यादा है तो वो उद्योग श्रम लागत पे ज्यादा डिपेंड करेगा। वहां पे यदि श्रमिकों की ज्यादा आवश्यकता है तो श्रम लागत पे ज्यादा डिपेंड करेगा, इसलिए इसको प्रथम विचलन कहा गया है। एक है समूहीकरण या एकत्रीकरण। समूहीकरण या एकत्रीकरण, इसको बोला गया है द्वितीय विचलन। क्या बोला गया है? द्वितीय विचलन। वेबर का द्वितीय विचलन उद्योगों के सामूहिक व एकत्रीकरण से है कि बहुत सारे उद्योग एक साथ लगा दिए जाएं एक समूह के रूप में, जैसे आजकल बन भी रहे हैं। देखो इंडस्ट्रियल एरिया बन रहे हैं, वहां पे विभिन्न प्रकार के उद्योग लग रहे हैं ना। अल्फ्रेड वेबर ने समूहीकरण के लिए 3 तरीके बताए। कितने तरीके बताए? 3। एक तो कारखाने का विस्तार करके, एक ही प्रकार के कारखाने खूब सारे लगा दो। एक ही प्रकार के कारखाने लगाकर विभिन्न प्रकार के कारखानों को एक ही जगह लगाना या स्थापित करना। जो जैसे मान लीजिए, ऐसे समझो जैसे कार बनाने वाला कोई फैक्ट्री है या बड़ा प्लांट है कार बनाने वाला। अब कार की जो एसेसरीज होती है, टायर और कोई बनाता है, इंजन कोई बनाता है, फाटक कोई बनाता है, म्यूजिक सिस्टम कोई बनाता है, एयरबैग कोई बनाता है, अलग अलग चीजें अलग अलग जगहों पर बनती है। तो अगर उन सारी चीजों की जो फैक्ट्रियां हैं उसी कैंपस में हो, उसी क्षेत्र में हो, वहीं पे हो, तो वहां पे सबकी परिवहन लागत क्या हो जाएगी? कम। वहीं के वहीं काम निकल जाएगा। तो ऐसी स्थिति की बात करता है ये, कारखानों को एक ही जगह लगाना या स्थापित करना, ये इसकी बात करता है। जैसे विभिन्न प्रकार के ये कारखाने हैं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति के अंदर देखोगे जो ये बीच वाला है, ये वाला ये है समूहीकरण या एकत्रीकरण को बताता है ना। एरिया ऑफ एग्लोमेरेशन, है ना, समूहीकरण या एकत्रीकरण को बताता है। तो इस तरीके से बहुत सारे एक साथ कारखाने लगा देने की बात करता है समूहीकरण या एकत्रीकरण। ये याद रखना है, समूहीकरण या एकत्रीकरण। अब इसका निष्कर्ष पढ़ते हैं। वेबर अपने सिद्धांत में सापेक्षिक रूप से परिवहन को ज्यादा महत्व देता है। यदि पदार्थ सूचकांक का मान 1 हो तो उद्योग की स्थापना मार्केट के पास में लाभदायक स्थिति में होगी। शुद्ध कच्चा माल है तो उद्योग कहां लगेगा? मार्केट के पास में लगेगा। अशुद्ध कच्चा माल है तो उद्योग कहां लगेगा? कच्चे माल के स्रोत के पास में लगेगा। यदि एमआई का मान, मटेरियल इंडेक्स का मान 1 से अधिक है तो उद्योग की स्थापना कच्चे माल के स्रोत के पास में होगी। ये तो निष्कर्ष निकल के आया। अब सिद्धांत की आलोचनाएं देखो, सिद्धांत की आलोचनाएं देखो। न्यूनतम परिवहन लागत के अलावा अन्य कारक भी उद्योगों की अवस्थिति को प्रमाणित करते हैं। इसने तो एक ही बात बोल दी, न्यूनतम परिवहन लागत। सिर्फ परिवहन लागत की बात की, बाद में श्रम लागत और समूहीकरण की बात की, लेकिन और भी बहुत सारे विषय हैं। जलवायु भी होती है, दिहाड़ी भी होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, है ना, पानी भी होता है, सारी चीजें होती है उद्योगों को प्रभावित करने वाला। अकेला परिवहन ही थोड़ा ना, तो माल के स्रोतों की बात करता है, जबकि कच्चे माल के स्रोत क्षैतिज रूप में पाए जाते हैं। अपने सिद्धांत में ये उत्पादन की प्रक्रिया की बात नहीं करता कि उत्पादन का प्रक्रिया क्या होगी, इसकी बात नहीं करता, है ना।
वेबर ने परिवहन लागत भार व दूरी के अनुसार बढ़ता हुआ बताया। जो परिवहन लागत होगी वो भार व दूरी के अनुसार बढ़ती हुई बताई, जबकि ऐसा नहीं होता। परिवहन लागत दूरी व भार बढ़ने पर घटती दर से बढ़ता है, ध्यान रखना है। परिवहन जो लागत होती है, आप जितनी ज्यादा दूर जाओगे, जैसे यहां से चले गए आप जयपुर, ठीक है, अब जयपुर से आपको जाना है बंबई, ठीक है, तो जयपुर से बंबई, यहां से जयपुर गए और जयपुर से आप बंबई गए, तो मान लीजिए यहां से लेकर जयपुर के बीच की दूरी और जयपुर से लेकर बंबई के बीच की दूरी बराबर है, एग्जाम्पल देके बता रहा हूं, और यहां से लेकर जयपुर का किराया 5,000 है, तो जयपुर से लेके बंबई का किराया भी कितना होना चाहिए, 5,000। जबकि आप डायरेक्ट बंबई जाओगे तो जो किराए की दर है ना, दूरी भार बढ़ने पर घटती दर से बढ़ता है। यदि दूरी बढ़ रही है, वजन बढ़ रहा है, तो रेट तो बढ़ेगी, दर तो बढ़ेगी, लेकिन वो घटती दर से बढ़ेगी, है ना, ऐसा नहीं एकदम से डबल हो जाएगी, घटती दर से बढ़ेगी, है ना। भौगोलिक कारकों की उचित व्याख्या नहीं की, ये भी एक आलोचना है। अब ये पी दयाल है, भारतीय भूगोल वेता है, इसको भी मैंने यहां पे लिया है। इसका लेख है इंडस्ट्रियल लोकेशन ऑफ इन इंडिया, है ना। इन्होंने भौगोलिक कारकों के बारे में विस्तार से समझाया। अपने सिद्धांत में बताया कि जो वेबर है वो मांग व पूर्ति की बात नहीं करता, वस्तु के उत्पादन की बात करता है, एक फैक्ट्री की बात करता है, लेकिन मांग किसकी है, कितनी मात्रा में पूर्ति होनी चाहिए, आवश्यकता कितनी, इसकी बात नहीं करता। श्रम लागत गतिशीलता की बात नहीं करता, जबकि श्रम लागत गतिशील होती है। आपको पता है, जब देखो लेबर है ना, लेबर आप देखोगे जब घर पे खेती बाड़ी का काम आ जाता है तो आप देखोगे बहुत सारी लेबर घर पे ट्रांसफर हो जाती है, घर पे चली जाती है। और कुछ टाइम ऐसे होता है जहां पे लेबर आपको बहुत अच्छी संख्या में मिल सकती है, तो वहां पे कम पैसों के अंदर अच्छी लेबर मिल जाएगी। और साल भर के अंदर कई समय ऐसा होता है जहां पे लेबर मिलना मुश्किल हो जाती है, तो वहां पे अधिक लागत पे आपको लेबर लेनी पड़ेगी। तो इसकी बात ये नहीं करता, पी दयाल बोलता है सिर्फ न्यूनतम परिवहन लागत उद्योगों के लिए अधिक लाभदायक की स्थिति नहीं हो सकती, और भी बहुत सारे कारक हैं, सिर्फ न्यूनतम परिवहन लागत ही नहीं हो सकती। हाँ, अब इसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो समझ में आ गया होगा। स्थानीयकरण भार क्या होता है, आइसोडोपेन, कुल परिवहन समान परिवहन लागत बिंदुओं को मिलाने वाली आइसोडोपेन। अगर एक ही बात आए, एक ही बात आए, है ना, अगर एक ही बात आए तो क्या होगा, आइसोटिम, वो मैंने डायग्राम के द्वारा समझा दिया है। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार श्रम लागत सूचकांक का सूत्र क्या होगा, तो नीचे क्या आएगी, उत्पादित वस्तु का भार, तो उत्पादित वस्तु का कुल भार, तो आएगा ही नहीं आएगा। श्रम लागत नीचे नहीं आएगी, तो श्रम लागत क्या होगी, श्रम सूचकांक क्या होगी, श्रम लागत बराबर उत्पादित वस्तु का कुल भार, सीधा सा आंसर हो जाएगा। अल्फ्रेड वेबर के अनुसार पदार्थ सूचकांक का सूत्र क्या होता है, कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार। तो 100 वाला तो कोई मतलब नहीं है, कंफ्यूज करने के लिए डाला है। पदार्थ सूचकांक कच्चे माल का भार, उत्पादित माल का भार, ठीक है, उत्पादित माल का या तैयार माल का भार, आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। निम्नलिखित में से कौन सा निम्नतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है, न्यूनतम मूल्य के सिद्धांत पर आधारित है। तो ओस का तो अवस्थिति लाभ, स्मिथ का, वानथोनेन का एग्रीकल्चर, तो अल्फ्रेड वेबर की लिस्ट कॉस्ट लोकेशन थ्योरी है, न्यूनतम परिवहन लागत की बात ये करता है। अवस्थापन त्रिकोण प्रतिमान निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है, अवस्थापन त्रिकोण त्रिभुज की बात करता है। दो कच्चे माल हैं, दोनों अशुद्ध हैं, दोनों स्थानीयकृत हैं, उस स्थिति के अंदर उद्योग की स्थापना समस्याग्रस्त हो जाती है। तो उसके लिए अल्फ्रेड वेबर ने किसकी बात की, त्रिभुज की, किसकी बात की, त्रिभुज की। क्रिस्टोलर का केंद्रीय स्थल सिद्धांत है अल्फ्रेड वेबर, अगस्त का लोक अस्थिर का है मैक्स वेबर, तो अल्फ्रेड वेबर है, ये मैक्स वेबर तो कंफ्यूज करने के लिए डाल दिया, अल्फ्रेड वेबर। वेबर के अनुसार शुद्ध कच्चे माल का पदार्थ सूचकांक होगा, यदि कच्चा माल शुद्ध है, एमआई, मटेरियल इंडेक्स क्या होता है, कच्चे माल का भार बटा तैयार माल का भार, तैयार माल का भार, कच्चे माल का भार बटा तैयार माल। तो जो शुद्ध कच्चा माल होता है, कच्चा माल भी हो गए, तैयार माल भी हो गए, तो एमआई हमेशा क्या होगा, शुद्ध कच्चे माल का एमआई क्या होगा, 1, अशुद्ध कच्चे माल का क्या होगा, 1 से अधिक। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, अल्फ्रेड वेबर का
औद्योगिक अवस्थापन का सिद्धांत है, वानथोनेन का कृषि अवस्थिति सिद्धांत है, जैसे वीवर का फसल विभेदीयता प्रदेश, विटलसी का कृषि प्रदेश होगा। जैसी वीवर है तो फसल से संबंधित 1954 में अमेरिकन, लेकिन गहनता की बात करता है, विविधता की बात नहीं करता, तो यह शुद्ध हो गया। अवस्थिति त्रिकोण प्रतिमानों को निम्न में से किसने विकसित किया, तो ध्यान रखना है अल्फ्रेड वेबर ने किया। वेबर के अनुसार किस कार्य की लागत उद्योग स्थापना के निर्धारण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो वेबर ने 3 कारक बताए, लेकिन सबसे प्रमुख कारण कौन सा बताया, परिवहन लागत। श्रम लागत क्या थी, प्रथम विचलन, और समूहीकरण एकत्रीकरण क्या था, द्वितीय विचलन। तो परिवहन सबसे प्रमुख है। स्थानीयकरण त्रिभुज संबंधित है अल्फ्रेड वेबर के सिद्धांत से, सारे एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं। वेबर का औद्योगिक स्थानीयकरण सिद्धांत निम्न में से किस मौलिक मान्यता पर आधारित है, मौलिक मान्यता पूछ रहा है। संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना, लाभ को अधिकतम करना, बाजार से क्षेत्र का अधिकतम अधिकरण, फार्मों की स्थानीय अन्योन्य क्रिया। तो ध्यान रखना है संपूर्ण लागत को न्यूनतम रखना है, जिसका मुख्य कारण इसने परिवहन को बताया, तो इसका आंसर आ जाएगा ये वाला। वेबर के अनुसार उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, उत्पादन की लागत को प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक कौन सा है, प्रमुख थोड़ी ना पूछ रहा है, प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है, तो श्रम लागत भी है, संग्रहण भी है और परिवहन भी है, उपयुक्त आ जाएगा सभी, है ना। श्रम लागत भी तो प्रभावित कर रहा है उत्पादन को, बाद में बात करता है ना ये। वेबर के अनुसार किसी उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत के समीप होगा यदि पदार्थ सूचकांक एमआई होगा। क्या बोल रहा है, वेबर के अनुसार किसी उद्योग का स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत के पास में होगा, तो जब एमआई 1 से अधिक होता है, 1 से अधिक होता है, किससे, 1 से अधिक होता है, उस स्थिति के अंदर जो उद्योग होगा वो कच्चे माल के स्रोत के पास में लगेगा। क्या पूछ रहा है, स्थानीयकरण कच्चे माल के स्रोत के समीप होगा, तो कच्चे माल के स्रोत के समीप जब होगा जब मटेरियल इंडेक्स 1 से अधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा दूसरा वाला। विवेचित आइसोडोपेन किसे इंगित करता है, न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को, अधिकतम परिवहन लागत बिंदु को, अल्पतम कच्चा माल परिवहन लागत को और अधिकतम कच्चा माल, तो न्यूनतम परिवहन लागत को, है ना, न्यूनतम परिवहन लागत बिंदु को बताता है। अल्फ्रेड वेबर ने अपनी अवस्थिति त्रिकोण की अवधारणा निम्नलिखित में किसमें से एक शर्त को लगाया, अवस्थिति त्रिकोण में यह स्थिति कब बनती है, तो जो अवस्थिति त्रिकोण की स्थिति बनेगी वो कब बनेगी, दोनों अशुद्ध कच्चे माल होंगे और स्थान विशेष पे होंगे। तो R1 R2 दोनों सार्वभौमिक रूप से गलत, R नियत R2 प्रत्येक जगह गलत, R1 R2 दोनों नियत, शुद्ध तो होंगे नहीं, R1 R2 दोनों नियत और घटता हुआ, तो आंसर हो जाएगा ये वाला, दोनों कच्चा माल। ठीक है, दोनों कच्चे माल होंगे, अशुद्ध होंगे, स्थान विशेष पे होंगे। भारत में निम्नलिखित इसमें किस संयंत्र द्वारा वेबर के प्रतिस्थापित आदर्श त्रिभुज में निम्नतम स्थानीयकरण लागत है, इसका आंसर आप लोगों को बताना है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर। ठीक है, आप लोग बताएंगे इसका आंसर, मैं कमेंट्स बॉक्स में फिर बता दूंगा इसका आंसर क्या है। बोकारो, भिलाई, राउर के अलावा दुर्गापुर, है ना। वेबर ने औद्योगिक अवस्थिति सिद्धांत का प्रतिपादन किया, स्टडी एरिया क्या है, बवेरिया औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी जर्मनी, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, बवेरिया औद्योगिक प्रदेश दक्षिणी जर्मनी। हाँ जी, तो ये हो गई अपनी क्लास थी अल्फ्रेड वेबर का औद्योगिक अवस्थिति का सिद्धांत। इसकी जो शब्दावली है, कब दिया गया, कौन से सर में दिया गया, इंग्लिश में ट्रांसलेट कब किया गया, किसके द्वारा दिया गया, सिद्धांत की मान्यताएं क्या क्या है, सिद्धांत की आलोचनाएं क्या क्या है, सिद्धांत में से क्या निष्कर्ष निकल के आता है, सारी चीजें मैंने बता दी है। आइसोडोपेन आइसोटिम के बारे में भी बता दिया है। कुल की बात आए तो आइसोडोपेन है, एक की बात आए तो आइसोटिम है। सर्वसुलभ के बारे में बात बता दी, श्रम लागत क्या होता है वो भी बात बता दी, मटेरियल इंडेक्स क्या होता है वो भी बता दिया, स्थानीयकरण भार क्या होता है उसकी भी चर्चा कर ली, संबंधित क्वेश्चन भी देख लिए। आशा करते हैं यहाँ से ग्रेड फर्स्ट के अंदर 1-2 क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। इस क्लास के बाद में लगता नहीं आपका कोई क्वेश्चन गलत होगा, और अगर फिर भी गलत होता है तो कहीं ना कहीं कमी है, उसको सुधारें। आपका जो मटेरियल है उसे वहां देख ले जहां भी आपने कोचिंग की है, कुछ इसकी सहायता मिल जाएगी। और कल जो अपना टेस्ट होगा
वो कार्टोग्राफी से संबंधित होगा, कल नहीं परसों होगा। कल तो मैं और ही एक चीज आपके लिए नई चीज लेके आ रहा हूं, वो आप लोगों को मिल जाएगी, बहुत उपयोगी है। तो परसों कार्टोग्राफी का होगा, दिन के अंदर टेस्ट अपलोड हो जाएगा और शाम के अंदर इवनिंग के अंदर लाइव सेशन के अंदर सारे क्वेश्चन सोल्व करेंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जो मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके भी बताया करो क्लास कैसी लगी, मेरी क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी किया करो, लाइक किया करो। फिर मिलते हैं किसी नई क्लास के साथ। तो थैंक यू, धन्यवाद।